नमस्कार, ये है पेप्टिक पॉडकास्ट, जहां समाज में विभिन्न क्षेत्रों के भीतर काम कर रहे लोग खुलकर बात करते हैं। पेप्टिक पॉडकास्ट में आज हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मनोज यादव। डॉक्टर मनोज यादव पिछले कुछ वर्षों से समाजवादी पार्टी की प्रदेश की कमान संभाल रहे हैं और एक बड़े संगठन के निर्माण में जुटे हैं। उनका कामकाज कैसा चल रहा है, उनकी निजी जिंदगी कैसी है और देश प्रदेश के तमाम मुद्दों पर आज उनसे खुलकर बात होगी। बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर मनोज यादव जी, सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि प्रदेश के जो दर्शक हैं और आपकी पार्टी के जो कार्यकर्ता गांव-गांव में बैठे हैं, वो आपके बारे में थोड़ा तफसील से जानें। आपकी यात्रा कहाँ से शुरू होती है, कहाँ से पढ़ाई लिखाई शुरू हुई, फिर कैसे राजनीति में आना हुआ? जी, भोपाल का मेरा जन्म है। दादाजी हमारे यूपी के रहने वाले थे। उसके बाद मेरा जन्म भोपाल का ही है, वो स्कूलिंग भोपाल में हुआ। फिर कुछ फादर आर्मी में थे तो उनके ट्रांसफ़र होते रहे देश के कई राज्यों में। उनके साथ जाना हुआ, थोड़ा थोड़ा शिक्षा वहाँ हुई। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन आगरा और पीएचडी हमने आगरा से किया हुआ है। तो और मैं किसान परिवार से आता हूँ और ज़मीन खेती होती है घर पे। साथ में मैंने एग्रीकल्चर से ही पढ़ाई लिखाई की हुई है। वाह। हाँ, तो किसानों से संबंधित मुझे बड़ा इंटरेस्ट, रुचि भी है। और उसके बाद मैंने पीएचडी करने के बाद में कुछ दिनों प्राइवेट कंपनी में जॉब भी किया। अच्छा। एक अमेरिका की यूएसए की कंपनी थी, उसमें कुछ दिनों जॉब भी किया। माननीय नेताजी श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी के विचारों से प्रभावित होकर श्री अखिलेश यादव जी जो यूथ लीडर हैं, आज आइकन हैं पूरे देश के और डेवलपमेंट को विशेष तवज्जो देते हैं, तो उनसे प्रभावित होकर मैं पहले नेताजी से जुड़ा, फिर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ काम किया। तो मैं प्रभावित होकर समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया। मेरी पहली पार्टी समाजवादी पार्टी थी। साथ में मैं सामाजिक कार्य भी करता हूँ। सामाजिक कार्यों में मैं यादव महासभा में छोटे पदों से लेके प्रदेश अध्यक्ष युवा का रहा मध्य प्रदेश में। अभी युवा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ मैं, जो अखिल भारतवर्ष यादव महासभा है उसमें युवा का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ। तो सामाजिक कार्यों को, पिछड़ा वर्ग में भी मैं प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ। सभी सामाजिक कार्यों में दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की, गरीबों की जो आवाज़ है उसको उठाने में विशेष इंटरेस्ट है हमारा, क्योंकि समाज में जो बदलाव हैं वो होने चाहिए। यदि आप देखेंगे कि आज भी ये स्थिति है हमारे मध्य प्रदेश की खासकर, कि यहाँ का किसान केवल अपने बच्चों को पढ़ा भी नहीं पा रहा है। उनके बच्चे, खासकर बुंदेलखंड की स्थिति तो ये है कि दिल्ली या बॉम्बे में नौकरियों के लिए जाना पड़ता है इन लोगों के लिए। तो यहाँ बदलाव आना चाहिए, जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सोच है, अखिलेश यादव जी की, क्योंकि उन्होंने हर गरीब के बारे में सोचा है। आज भी हम पीएम आवास में जो राशि मिलती है, उन्होंने उस टाइम पे जब मुख्यमंत्री बने थे तब 3,55,000 रुपये दिए थे। जो हमारे छात्र छात्राएं हैं उनके लिए लैपटॉप दिया था। तो मैं इसीलिए उनके विचारों से जुड़ा हुआ हूँ। और शिक्षा और बाकी चीज़ें जो आपने पूछी, मैं साधारण परिवार का व्यक्ति हूँ और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमेशा सम्मान दिया है। आज प्रदेश की कमान दी है तो मैं जनता की सेवा के रूप में इसको देखता हूँ। और मैं आपके माध्यम से जनता को भरोसा भी दिलाना चाहता हूँ कि मैं आपकी सेवा के लिए हमेशा दिन और रात खड़ा हुआ हूँ। जब भी आवाज़ देंगे मैं आपके बीच में उपलब्ध हूँगा। जहाँ उनके पीड़ा में कहीं भी कोई बात आती है, प्रशासन नहीं सुनता है, तो मैं हर जगह पहुंचने की कोशिश भी करता हूं और पहुंचता हूं। ठीक है मनोज जी, राजनीति की बातें तो थोड़ी देर में कर लेंगे, लेकिन अभी आपके निजी जिंदगी पर थोड़ा और डिटेल में बात कर लेते हैं। आपने कहा कि आपके पिताजी आर्मी में रहे। एक पिता के आर्मी में होने के कारण बच्चों की परवरिश किस तरह से दूसरे बच्चों के मुकाबले भिन्न होती है, थोड़ा ये समझाइए। और उनके आर्मी में काम करते हुए आपने कहाँ कहाँ देश में उनके साथ रहे हैं और वो बचपन की क्या यादें हैं? भोपाल में रहे। जब आर्मी में थे तो भोपाल में भी मेरा, जहाँ जन्म है मेरा। इसके बाद बरेली भी रहना हुआ। बरेली के बाद जो यूपी बरेली है वहाँ रहना हुआ। शिलोंग जो मेघालय में उधर आता है, नॉर्थ ईस्ट में वहाँ भी रहना हुआ। तो विभिन्न देश के राज्यों में जाने का मौका मिला। वहाँ की भिन्न भिन्न प्रकार की जो संस्कृति है उसको देखने का मौका मिला। और अनुशासन और शिष्टाचार, क्योंकि आर्मी में सबसे बड़ा जो होता है वो अनुशासन होता है, तो वो मैंने आर्मी में का होने से अपने माता पिता से सीखा है। तो
किस बुजुर्गों की इज्जत करना और अनुशासन में रहना, कि कोई भी चीज़ अनुशासन में रहोगे तो हर चीज़ आपकी ठीक चलती है। वही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सैनिक स्कूल से पढ़े हुए हैं, वो भी फॉलो करते हैं, तो कुछ चीज़ें मिलती भी हम लोगों की। बिल्कुल बिल्कुल। राजनीति में जब आना हुआ उसके पहले ये मन बना लिया था कि राजनीति ही करनी है, कि थोड़ा भटके, थोड़ा जॉब की खोज की? हाँ, पहले जब स्टडी कर रहे थे तो उस टाइम पे जब कृषि से पढ़ रहे थे तो कृषि वैज्ञानिक किसानों से जुड़ाव पहले से ही था। तो कृषि वैज्ञानिक के तौर पे हम लोगों ने आगे की सोच थी और इसी फील्ड में आगे जाने का मन बनाया। लेकिन जैसे जैसे माननीय अखिलेश यादव जी के करीब हम आते गए, उनके विचारों को देखते गए। माननीय नेताजी किस धरती किसान के पुत्र थे, अगर देखा जाए तो उन्हें किसान पुत्र की उपाधि मिली हुई है श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी को। तो उन्होंने देखा कि गरीबों के लिए सबसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने किसान का कर्जा माफ किया था। तो मैं छोटा था, मुझे याद है कि उन्होंने, सुनता था कि नेताजी मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने किसानों के बारे में कर्जा माफ किया है। इसके बाद में उन्होंने, जब वो रक्षा मंत्री बने तो आर्मी में भी किसान का बेटा ही जाता है, आप देखेंगे तो उनके पहले ये नियम था आर्मी में कि अगर वो कोई शहीद हो जाता है तो उनकी टोपी और बेल्ट केवल घर भेजी जाती थी, नेम प्लेट। उनके घर वालों को आखिरी समय पे मुंह देखने को तक नहीं मिलता था, जो अपने गांव में कहते हैं कि मुंह नहीं देख पाया अपने बच्चे का। तो उन्होंने, किसान के बेटे हैं, उन्होंने सोचा कि सबसे पहले भाई जो देश की सेवा में लगा हुआ है हमारा सैनिक, उसका पार्थिव शरीर घर जाना चाहिए। उन्होंने नियम बनाया कि उनका पार्थिव शरीर घर जाए। तो एक सेवा का मौका था, मैं किसानों से जुड़ा हुआ हूँ, आपसे कहा, तो मैंने कहा ये माध्यम एक अच्छा है और क्यों न किसानों की मदद इसी के रूप में की जाए। और सामाजिक कार्य करने का शुरू से रुचि थी। अच्छा, आपने बताया 2011 में ही यादव महासभा का युवा का प्रदेश अध्यक्ष बन गया था। उसके बाद लगातार जब से वो भी सेवा कर रहा हूँ। अच्छा, आपने बताया कि आप किसी यूएसए कंपनी में भी कुछ दिनों तक जॉब करते रहे। हाँ। कैसा सफर था वो, कितने दिनों का था? वो 8 साल मैंने काम किया उस कंपनी में। अच्छा, हाँ। क्या काम करती थी कंपनी और आप क्या करते थे? वो भी खेती से, पेस्टिसाइड कंपनी थी। किसानों की जो खेती की दवाइयाँ बनती हैं उससे रिलेटेड था। मेरे पास मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 2 राज्य थे, इनका हेड था मैं। और किसानों के लिए अच्छी क्वालिटी की दवाएं जो उस कंपनी में आती थी, तो जब मार्केटिंग, सेल्स और मार्केटिंग हेड का चार्ज था मेरे पास, तो किसानों के बीच में जाने का मौका मिला और उसमें समझ में आया कि किसानों की पीड़ा क्या है। किसान का बेटा था, पहले से ही कुछ चीज़ें पता थी, लेकिन कंपनी में काम किया तो ये भी समझ में आया कि ये जो कंपनियां हैं दवाई बनाती हैं, कैसे किसानों तक पहुंचती हैं, इसका प्रोसेस क्या होता है, इसकी कॉस्टिंग जो है ना किसान को कितनी पड़ती है पर एकड़ के हिसाब से, क्योंकि किसान हमारा बेचारा कमाता है और केवल उसी में लगाता रहता है। आज की डेट में सबसे घाटे का कोई सौदा है तो किसानी का सौदा है। तो मुझे लगा कि जब मुझे कोई मौका मिलेगा तो मैं किसानों के बारे में सोचूंगा और उन्हें ज़रूर किसानों को दवाइयाँ खुद कैसे बना सकते हैं या उन्हें कैसे किफ़ायती रेट पे उपलब्ध कराई जाए। समाजवादी सरकार आएगी तो निश्चित तौर पे हम किसानों के बारे में। अच्छा, किसानों की कोई 2-3 बड़ी समस्याएं आपसे पूछें तो मध्य प्रदेश के किसानों की अगर बात करें तो 3 बड़ी समस्याएं आप क्या देखते हैं? मध्य प्रदेश का जो किसान है वो हमारा ठगा हुआ महसूस कर रहा है, खासकर लगातार यहाँ 21 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पूरे देश में भी लगभग काफ़ी समय, मोदी जी को भी आज 11 साल हो चुके हैं सरकार में आए हुए। उसके बाद में भी अगर आप देखेंगे एमएसपी के वादे किए जाते हैं लेकिन किसानों को नहीं दी जाती है। सबसे बड़ा जो है एमएसपी का। बुंदेलखंड में सिंचाई की बहुत बड़ी समस्या है, जो आपने पूछा क्या क्या समस्या है। सिंचाई की बहुत बड़ी समस्या है बुंदेलखंड में। किसानों को समय पर सिंचाई नहीं मिलती है, पानी की व्यवस्था नहीं है। सरकार केवल घोषणाएं करती हैं लेकिन किसानों तक उसकी मदद नहीं पहुंचती है। साथ में अगर आप देखेंगे सोयाबीन की खेती बहुत दिनों से हो रही थी, चने की खेती किसान करता था, लेकिन जो उसमें बीमारी आने लगी, चने में उकटा रोग आने लगा तो किसानों ने खेती बंद कर दी। अब बहुत से सारे किसान हैं जो सोयाबीन में भी सेम बहुत सी बारी बीमारी आने लगी, सरकार ने कोई सहायता नहीं की। उनकी अगर पैदावार जहाँ एक एकड़ में किसान की 8 कुंटल की होनी चाहिए सोयाबीन की, कम से कम वो 2 से 3 कुंटल होती है। कभी बारिश अधिक हो जाती है तो उसमें बिल्कुल नहीं होती है। ये बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन सरकार उनकी कोई मदद नहीं करती है। इसी और उनकी
खरीदी के लिए अलग से उचित उसमें जैसे कुछ मंडियां, स्पेशल मंडियां रहती हैं, जैसे सोया कंपनी है, वो सरकार खरीदती है या प्राइवेटों से खरीदी जाती हैं, लेकिन सरकार ने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की कि उसको एक्सपोर्ट किया जा सके। यहाँ से आप देखेंगे तो जो सोयाबीन का हमारा मध्य प्रदेश जो है ना, सब इंडिया में सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश है। नहीं, लेकिन बीजेपी इसका काउंटर इस तरह से देती है कि भाई प्रदेश में सम्मान निधि सरकार दे रही है, केंद्र की सरकार सम्मान निधि किसानों को दे रही है, और इसके अलावा भी आप देखिए किसानों के लिए खरीद केंद्र खोल रखे हैं, एमएसपी पर अनाज खरीदा जा रहा है। और क्या चाहते हैं किसान? एमएसपी जो सरकार एमएसपी पे नहीं खरीद रही है, पहले तो आपकी बात को, जो सरकार अपनी एमएसपी एक उनने जो सेट किया है उस पर तो खरीद रही है ना, वो उस एमएसपी से मंडी में ज्यादा भाव में बिकता है। जो किसान एमएसपी जो डिसाइड करती है, आप देखेंगे धान जो अभी पिछला एमएसपी धान का ही ले लें, सरकार ने कहा था कि हमने इसका रेट बढ़ा दिया गया है, उससे ज्यादा मंडी में महंगा बिक रहा था। तो कहाँ से आप एमएसपी की बात करेंगे? एमएसपी होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो उसकी फुल फॉर्म है। तो किसान की जो लागत है उसको कैलकुलेट करके एमएसपी निर्धारित किया जाता है। सरकार अपना एमएसपी निर्धारित कर ले जिससे किसान घाटे में जाए तो वो एमएसपी नहीं है, पहला। दूसरा, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो अगर यदि आप देखेंगे तो जो खाद के रेट हैं वो कहाँ पहुंच गए हैं। सरकार कह रही है कि हम आपको, मतलब किसानी में लागत बढ़ी है, जो किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, ये सिर्फ बेवकूफ बना रही है सरकार। उसमें लागत बढ़ चुकी है, दवाइयां महंगी हो चुकी हैं, और जो खाद की बोरी अब तो उसमें कटौती कर दी, 5 किलो कम कर दिया था, अभी बता रहे हैं कि 5 किलो और कम कर दिया, 40 किलो की बोरी होने वाली है, खाद की बोरी है। तो वो सम्मान निधि के रूप में कितना एक साल में पैसा किसान को आप देते हैं? आप कैलकुलेट करेंगे, एक किसान को आप क्या दे रहे हैं, 2000 रुपये 3 उसमें देते हैं आप, तो उसे 6000 मिल रहे हैं किसान के लिए। जो सम्मान निधि मिल रही है उसमें आपने खाद अगर देखें, एक एवरेज लगाएंगे तो एक खाद पे कितना पैसा बढ़ चुका है। पहले जो खाद की बोरी 400 रुपए की मिलती थी, आज वो कितने की मिल रही है? वो आज 1400 1450 रुपए की बोरी मिल रही है, खाद की बोरी। मान लिया कि किसानों को बहुत सारी समस्याएं हैं मध्य प्रदेश में। एक मिनट और जी, जो आपने कहा ना सम्मान निधि की बात, वो पूरी होने दीजिए। कि जो 400 रुपए की बोरी 1450 रुपए में मिल रही है, और उसके बाद में एक किसान एवरेज 10 बोरी डालता है, एक छोटा किसान ले लें तो 10 बोरी डालता है, तो 10 बोरी पे आपने एक सीजन में, 2 सीजन का लेंगे तो 20 बोरी खाद की, डीएपी की हो जाती है, यूरिया की अलग है इसमें। तो 20 बोरी पे आपने 20,000 किसान से ज्यादा ले लिया। किसान सम्मान निधि अगर 6000 रुपए भी अगर आप दे रहे हैं तो उल्टा उसका पैसा ले रहे हैं आप, किसान को बेवकूफ बना रहे हैं। तो ये सरकारें बेवकूफ बना रही हैं किसानों को, तो किसान की पीड़ा है। निश्चित तौर पर हम लोग, अगर समाजवादी सरकार आएगी तो इसके बारे में विचार करें। ठीक है, किसानों को समस्या है, दूसरे वर्गों को समस्या है, लेकिन समाजवादी पार्टी एक मुख्य विपक्षी दल की तरह मध्य प्रदेश में एक्शन में क्यों नहीं दिखती है? सिर्फ चुनाव के वक्त में ही ये आरोप अक्सर लगते हैं सपा पर कि चुनाव के वक्त में ही ये पार्टी जागृत होती है, लाल टोपी लाल झंडे नजर आते हैं और फिर पार्टी गायब हो जाती है। हाँ बिल्कुल, आपने अच्छा सवाल पूछा है। ऐसा कुछ अभी 2 चुनाव निकले, वहाँ ऐसा देखने को आप लोगों को मिला है। लेकिन अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हमारे अखिलेश यादव जी, उन्होंने पूरे देश में पार्टी का विस्तार कर रहे हैं। हमारा गुजरात में भी अभी एमएलए हैं, और अभी कोई चुनाव नहीं है, लेकिन मेरा हर महीने आपका छतरपुर जिले के कम से कम 2 दौरे होते हैं, जहाँ किसानों की समस्याएं हों, चाहे किसी अन्य का उत्पीड़न हो रहा हो, कुछ भी समस्याएं हो, हम लोग वहाँ जाते हैं। अभी खाद नहीं मिल रही थी तब कोई चुनाव नहीं था, अभी कुछ दिन पहले शिवपुरी में एक महिला को खाद के लिए प्रशासन ने जेल भेज दिया, कहा किसान नहीं है, जबकि वो किसान थी महिला। उसके बाद में प्रशासन से कुछ हॉट टॉक हुई, उन्होंने उसको जेल भेज दिया, विधवा महिला थी। मुझे पता चला, मैं अपनी पूरी टीम के साथ गया और उस महिला के घर पे हम लोग खाद उपलब्ध करा के आए। तो अभी कोई चुनाव नहीं है, हम लोग संगठन का विस्तार कर रहे हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि पूरे देश में उत्तर प्रदेश के बाद अगर हमारी सरकार कहीं सबसे पहले बनाएंगे तो मध्य प्रदेश में बनाएंगे। उसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी है। हम लोग संगठन को मजबूत कर रहे हैं, और जहाँ कहीं लगता है कि चाहे सतना की बात हो, अभी रीवा में जो प्रशासन के ऊपर हमला हुआ था, उसमें कोई सी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल वहाँ नहीं गया, और समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल गया, और जो पीड़ित पक्ष था, जो आदिवासियों से झगड़ा हुआ था, उस सही बात को निकाल के लाया और मीडिया के सामने रखी, जिससे उस परिवार की बात भी सुनी जाए। और प्रशासन एक तरफा न्याय कर रहा था। आपने कहा संगठन विस्तार कर रहे हैं, किस तरह से ये विस्तार चल रहा है और कैसे बदलाव देखने को मिलेगा आगामी दिनों में?
हम लोग सारे जिलों में जिलाध्यक्ष कंप्लीट कर रहे हैं। पहले हमारे कुछ जिलों में जिलाध्यक्ष नहीं थे इससे पहले, तो अभी हम लोगों ने 45 जिलों का संगठन कंप्लीट कर लिया है। इसको हम बूथ स्तर तक लेके जाएंगे। बूथ स्तर पे हमारा समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता होगा। किसी की गरीब की आवाज़ होगी, किसान की आवाज़ होगी, दलित की आवाज़ होगी, पिछड़े की आवाज़ होगी, हमारा बूथ स्तर का कार्यकर्ता उठाएगा, जिला स्तर का उठाएगा। तो हमारा ये प्लानिंग में है और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष लेवल पे विधानसभा अध्यक्ष रहेगा हमारा, बूथ लेवल पे बूथ अध्यक्ष रहेगा हमारा, जो उस आवाज़ को उठाएगा। हाँ, तो संगठन जब मजबूत होगा तो निश्चित तौर पे हमारी समाजवादी पार्टी यहाँ पे बुंदेलखंड सबसे मजबूत गढ़ रहा है और मध्य प्रदेश में 8 सीटें हमारी रही हैं। और वो एक समय में लांजी में हम लोग उपचुनाव भी जीते थे, जब शिवराज जी मुख्यमंत्री थे उस टाइम उपचुनाव भी जीते थे, बालाघाट जिले में आता है। तो समाजवादी की जहाँ जड़ें हैं, समाजवाद का गढ़ मध्य प्रदेश रहा है और पूरे देश में समाजवाद की जड़ है। ठीक है, मध्य प्रदेश की सरकार कैसा काम कर रही है, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार? मोहन यादव जी काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता के हित में फैसले नहीं ले पा रहे हैं। कारण यहाँ कई मुख्यमंत्री बने हुए हैं। आप देखेंगे कैलाश विजयवर्गीय जी कहीं टांग खींच देते हैं, कहीं प्रहलाद पटेल खींच देता है, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी है वो अपनी मनमानी चला रहे हैं। वो कोई ना कोई खड़ा हो जाता है उनके सामने, अपने प्रशासन के फैसले उन्हें वापस लेने पड़ते हैं। और आप देखेंगे उन्होंने अभी जो महाकुंभ लगने वाला है उज्जैन में सिंहस्थ के लिए कुछ पैकेज की घोषणा की, उसी में उन्हीं के मंत्रियों ने विरोध शुरू कर दिया था। अभी उन्होंने कुछ अधिकारी बिठा ले अपने चॉइस के, कुछ समय बाद उन्हें हटाना पड़ा विरोध के बाद में। क्या कोई मुख्यमंत्री अधिकारी दूसरे कहने से बिठाएगा क्या? एक मुख्यमंत्री को अधिकारी बिठाने का अधिकार नहीं है, तो कहां से अच्छी सरकार एक मुख्यमंत्री चला सकता है? आपको क्या लगता है कि मतलब दूसरे नेता डॉक्टर मोहन यादव पर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पर हावी क्यों हैं, कैसे हो सकते हैं? वो लोग उनको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, क्योंकि पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग के शिवराज जी को हटा के एक पिछड़ा वर्ग का चेहरा दिया। तो बहुत सारी जो लोग हैं पिछड़े वर्ग के ही पहले तो उनके पीछे पड़े हुए हैं कि आपसे सीनियर मैं हूँ, मुझे होना चाहिए यहाँ पे। बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं, उसमें नाम मैं गिना भी देता हूँ आपको। कैलाश विजयवर्गीय हमेशा इनके एंटी में काम कर रहे हैं। इधर प्रहलाद पटेल जी हैं, ठीक है ना। इधर आपके राजेंद्र शुक्ला जी जो डिप्टी सीएम बने वही हैं। इधर आपके इसी लोकसभा क्षेत्र के बीडी शर्मा जी हैं, वो भी एक सोचते थे कि मुझे भी मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि मैं इनसे सीनियर हूँ या मुझे मुख्यमंत्री होना चाहिए था, इसलिए ये पिछड़ वर्ग का मुख्यमंत्री है, तो दबाव में हमेशा लाने के लिए कोशिश करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी केवल नाम के लिए बैठाती है। अभी तक 27% आरक्षण मैं मोहन जी से कहना चाहता हूं कि अगर आप वाकई में पिछड़ वर्ग का हित चाहते हैं तो सबसे पहले 27% आरक्षण जो कोर्ट ने रास्ता साफ किया है उसको घोषित कर दीजिए, तब तो समझा जाएगा कि आपकी चल रही है। नहीं तो ये समझ में आ रहा है अभी कि आपको दूसरे लोग दबाव बना के केवल आपको नाम के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया है, काम के लिए नहीं बनाया गया है। अच्छा, डॉक्टर मोहन यादव से कभी आपकी व्यक्तिगत कोई चर्चा हुई, कभी मुलाकात हुई? नहीं, मुख्यमंत्री बनने के बाद नहीं हुई, उससे पहले हुई है। हाँ। क्योंकि आप भी यादव हैं, वो भी यादव हैं, तो यादव महासभा के आयोजनों में हाँ। उससे पहले वो मिले हैं, मुख्यमंत्री बने, उसके बाद हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई। तो सीएम बनने के बाद भी आपको मिलना चाहिए था, अप्रोच करना चाहिए था उनसे, कुछ आपको जो समस्याएं दिख रही वो उन्हें बताते। आपने अप्रोच नहीं किया क्यों? उन्होंने समय नहीं दिया? नहीं, अभी ऐसी कोई समस्या नहीं थी सामने, और भारतीय जनता पार्टी का कल्चर पता है। इससे पहले हम लोग शिवराज जी से भी समय मांग चुके हैं, और वो अभी बीच में समय मांगा था, आपने अच्छा याद दिलाया। संजय पाठक जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे पैसे वाले विधायक हैं, तो उन्होंने सारा की जमीनों में नियमों में हेर फेर करा के बहुत बड़ा घोटाला किया है। वो लगभग 1000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला है। उस मुद्दे को उठाया था, तो मैंने व्यक्तिगत प्रधानमंत्री जी आने वाले थे, उनको पत्र लिखा, गृह मंत्री जी को लिखा, और मोहन यादव जी को पत्र लिख के समय मांगा था। उनकी तरफ से समय नहीं दिया गया। हाँ, क्योंकि जनता की जो समस्याएं हैं, क्योंकि उसमें जो सारा में निवेशक हैं वो आम जनता है, और उनका पैसा एक भारतीय जनता पार्टी का नेता, बड़ा नेता जो सबसे पैसे वाला विधायक है भारतीय जनता पार्टी का, सारे गलत काम करता है,
तो उसने जो रजिस्ट्री कराई है वो सेबी के खाते में पैसा जाता तो जनता को मिलता। पहले तो रजिस्ट्री जो केवल 90 करोड़ में कराई है, जो लगभग 1000 करोड़ से ज्यादा की जमीनों की कीमत है, वो केवल 90 करोड़ में खरीदी गई है। और 90 करोड़ में खरीदने के बाद में उसमें से लगभग 50 करोड़ के आसपास पैसा वो सेबी के अकाउंट में नहीं गया, सारा के अकाउंट में डायरेक्ट गया हुआ है। तो जनता को जो पैसा मिलना था वो भी नहीं मिला और ठगी तो गई जनता पूरी तरीके से। तो ईओडब्ल्यू को मैं धन्यवाद दूंगा, उन्होंने केस को दर्ज किया, उस मांग को जब उठाया समाजवादी पार्टी ने तो दर्ज किया है, उनकी जांच चल रही है अभी, लेकिन जांच बहुत स्लो चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक है तो हो सकता है उसका दबाव हो। मैंने समय मांगा तो उस पर मुख्यमंत्री जी ने समय नहीं दिया, नहीं दिया। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ने जिस सोच के साथ मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया था कि एक ओबीसी चेहरा देंगे, उत्तर प्रदेश के, बिहार के इलेक्शन में ये काम आएगा, ये चेहरा यादव सरनेम काम आएगा, आपको लग रहा है कि वो एक सही समीकरण बैठाने की कोशिश थी? भारतीय जनता पार्टी अलग अलग प्रयोग करती रहती है। उन्होंने अपना समीकरण तो यही बिठाया था, लेकिन देश की जनता और प्रदेश की जनता सब लोग आजकल समझदार हो गए हैं और आजकल कुछ जो न्यूज़ चैनल कुछ भी दिखाएं, सोशल मीडिया आज बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें सही जानकारी मिलती रहती है। तो जनता समझ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के जो क्रियाकलाप हैं, जो शासन चलाने की नीति है वो क्या है, तो वो इनको बदलना चाहती है। तो वो किसी भी चेहरे को लाएंगे, समीकरण को लाएंगे तो जनता में नहीं फिट होगा, क्योंकि जनता को रोजगार चाहिए, जनता को स्वास्थ्य चाहिए, किसानों को एमएसपी चाहिए। तो अभी आप देखेंगे कि बुंदेलखंड में जो केन बेतवा लिंक योजना बहुत बड़ी योजना है। इस योजना में लगभग 22 गांव उस योजना में डूबत में गए हुए हैं। उन गांवों को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। मैं उन गांव में गया, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने संसद में भी उस योजना का मुद्दा उठाया हुआ है। उन गांव में मात्र घरों के नाम पे, विस्थापन के नाम पे, उनका घर बना हुआ है, चाहे 2 कमरे का, 3 कमरे का, जैसा भी बना हुआ है, 15-16 हजार रुपए दिए जा रहे हैं, 25 हजार रुपए दिए जा रहे हैं, किसी को 45 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। आप बताइए आज के टाइम पे कोई भी घर 15 हजार में एक घर का बाथरूम नहीं बन सकता। आप घर के लिए मुआवजा दे रहे हैं किसी भी गरीब आदमी के लिए, वो भी वो जहाँ आप जाएंगे उन गाँव में, हो सकता है आप गए होंगे, आपने जरूर गए होंगे उन गाँव में जहाँ पे विस्थापन किया जा रहा है। आज भी इतनी गरीबी है बेचारों पे कि लकड़ियाँ बेच के, मैंने देखा वहाँ पे, वो लकड़ी बेच के वो लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अगर उनको भी सरकार अगर पैसा नहीं दे सकती है तो पैसा किस काम का है? ये उद्योगपतियों को पैसा माफ कर देगी। अडानी अंबानी का कितना कर्जा माफ किया है इन सरकारों ने, आप देखेंगे कितने लोग लेके भाग गए, वो सब आपने माफ किया है ना। तो किसान को देने में क्या समस्या आ रही है? ये आम जनता का पैसा है, टैक्स का पैसा ही आप देते हैं ना जनता के लिए। तो आप कह रहे हैं कि केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट जो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है बीजेपी की सरकारों के लिए, मोदी ने जिसका शुभारंभ किया, अटल जी की जो योजना थी, उसमें किसान ठगे जा रहे हैं। और इसका एमओयू जब हुआ था तो माननीय हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी थे और यहाँ पे माननीय बाबूलाल गौर जी थे। इन दोनों के बीच एमओयू हुआ था उस टाइम पे इस योजना का। लेकिन किसान ठगे जा रहे हैं। किसान ठगे जा रहे हैं। किसान ने जो मुआवजे की कीमत बढ़ानी चाहिए नहीं बढ़ाई है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जब एक्सप्रेस वे बनाया, रिकॉर्ड उसका टाइम में 23 महीने में जो एक्सप्रेस वे बना के दिया, आज तक कोई सरकार इतनी जल्दी और इतनी क्वालिटी का काम नहीं कर पाई है। सारे किसानों की जमीनें ली, किसी किसान को कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अगर मुआवजा हमें देना चाहिए जो सर्कल रेट रहता है उसका उन्होंने 5 गुने तक मुआवजा दिया किसानों को। तो किसानों को असंतुष्टि नहीं हुई, खुशी खुशी उन्होंने दिया। लेकिन यहाँ सरकार जो उनका एक्चुअल मुआवजा है वही नहीं दे रही है। सपा क्या कर रही है इसमें? समाजवादी पार्टी इसकी आवाज़ को उठा रही है। संसद में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आवाज़ को उठाया है कि किसानों को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए, जैसे मैंने एक्सप्रेस वे के टाइम पे दिया। उन्होंने एग्जाम उदाहरण भी पेश किया है। तो इसीलिए किसान और नौजवान छात्र सब समझ रहा है। इन्होंने कहा था कि 15 लाख रुपए खाते में आएंगे। इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार मैं हर साल दूंगा। अभी 11 साल हो चुके हैं, 22 करोड़ रोजगार कहाँ है मोदी जी के? 21 साल मध्य प्रदेश में हो चुके हैं, कहाँ है इनके रोजगार? लाडली बहना 3000 रुपए देने का वादा किया था शिवराज जी जब एक लॉलीपॉप देके चले गए। इस महीने की किस्त अभी तक क्यों नहीं डाली है? मैं मोहन जी से पूछना चाहता हूँ, लाडली बहनाओं को जो 1250 रुपये 1200 रुपये मिल रहा था वो किस्त क्यों नहीं डाली अभी तक? इस महीने किस्त नहीं गई है बहनाओं के खाते में। आप कह रहे हैं कि हम 3000 रुपये देंगे। क्या मध्य प्रदेश के लोगों ने वोट नहीं दिया है? आपने कहा था 450 रुपये में सिलेंडर मिलेगा।
एक आदमी कोई भी परिवार बता दे कि मेरे को 450 रुपये में सरकार देने के घोषणा पत्र में था, तो इसलिए जनता ये बदल देगी, चाहे मोहन जी का चेहरा लेके आए चाहे किसी का आए। सरकार, यहाँ की जनता बहुत त्रस्त है, सरकार बदल। अच्छा, अभी कुछ लोग कह रहे थे कि डॉक्टर मोहन यादव शायद पूरे कार्यकाल के बीच में ही बदल दिए जाएं, आपने सुनी ये चर्चा? हाँ, सुनने में चर्चा आ रही है। ये काफ़ी बीजेपी के बड़े नेता डिस्कस करते रहते हैं, उनके पास जो आम लोग जाते हैं अपनी समस्याओं को लेके, तो वो फिर वहाँ काम नहीं होता तो हमारे पास आते हैं। और इस सरकार में सबसे ज़्यादा यादव ठगा जा रहा है। यादव मुख्यमंत्री तो बना दिया, सबसे ज़्यादा यादव सीएम हाउस में एंट्री नहीं है यादवों की। कोई जाता है वहाँ पे तो मिलने नहीं दिया जाता, तो जब वहाँ नहीं मिलने दिया जाता तो लोग हमारे पास आते हैं, बोलते हैं कि साहब वहाँ सुनवाई नहीं हो रही है, पिछड़े वर्ग के लोगों की नहीं हो रही है। आप देखेंगे पिछड़े वर्ग के लोग कितने बार अपनी पैदल यात्रा निकाल के ले गए। ओबीसी महासभा का संगठन है, वो भी लगातार काम कर रहा है इसके लिए, लेकिन ये सरकार 27% आरक्षण क्यों नहीं लागू कर रही है? अच्छा, आपने कहा यादवों की एंट्री नहीं है सीएम हाउस में? हाँ, ऐसा सुनने में आया। काफ़ी लोग जो वहाँ गए, मिलने नहीं दिया गया, वो बताते हैं कि साहब हमने कई बार कोशिश की, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, ऐसा लोग बोलते हैं, उसके बाद नहीं जाने दिया जाता। वजह क्या है इसकी? वजह तो सीएम साहब बता सकते हैं, ऊपर से मना किया गया होगा कि आपको नहीं मिलने, यादवों को एंट्री नहीं देनी है। एक यादव को, बिल्कुल आरोप नहीं, सत्य है, लोकसभा में एक सिंगल यादव को टिकट दिया गया क्या? आप बता दीजिए। अभी भारतीय जनता पार्टी ने संगठन बनाया है, मुझे यादवों की अकेली बात नहीं करनी, मैं सबकी बात करूंगा। पिछड़े वर्ग के लिए या यादवों के लिए या दलितों के लिए या पिछड़ों के लिए कितने जिलाध्यक्ष बनाए भारतीय जनता पार्टी, जो बात करती है कि हम सबको लेके चलते हैं। अरे तो सबसे बड़ा पद दे तो दिया भाजपा ने, सीएम बना तो दिया उस वर्ग। तो परिवार में अगर 10 सदस्य हैं आपके में, एक व्यक्ति को खाना खिला दिया जाए, बाकी सब भूखे मर जाएंगे क्या? आप बताइए, खाना सबको दोगे तभी जिंदा रहेंगे ना। समाज में और भी तो वर्ग हैं, उनको भी तो प्रतिनिधित्व देना होता है। हाँ, वही तो बात कर रहे हैं कि ये पार्टियां बात करती हैं केवल प्रतिनिधित्व देने के लिए, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, लेकिन प्रतिनिधित्व नहीं देते हैं। अच्छा, जाति जनगणना एक बार करा ली जाए तो इससे क्या ऐसा बदल जाएगा? कुछ आप रोड मैप रखिए ना जनता के सामने, क्या बदल जाएगा इस देश में अगर जातियां गिन ली जाएंगी तो? समाजवादी पार्टी हमेशा बराबरी की बात करती है, सबकी बराबर भागीदारी की बात करती है। अगर जनजातिगत जनगणना होगी तो एक्चुअल आबादी अभी क्या करती है, भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से नैरेटिवों को सेट करती है कि आपकी आबादी है इतने %, आपको इससे ज़्यादा हक आप लोग ले रहे हैं। जैसे इन्होंने उत्तर प्रदेश में एक नैरेटिव सेट किया था जब सपा की सरकार थी कि सारे लाभ तो यादवों को ही मिल रहा है सपा की सरकार में। किसने सेट किया? जातिवाद की बात किसने की? भारतीय जनता पार्टी ने की। लेकिन अगर आप देखेंगे कि जो आबादी है उत्तर प्रदेश में 19.6% कुछ आबादी है, वहाँ पे सबसे बड़ी पिछड़े वर्ग की जाति है, यादव है। आज उसके हिसाब से आप सरकारी पदों पे देख लीजिए, कहीं भी आपको यादव नहीं मिलेंगे। आपको 12-14% से ज़्यादा कहीं भी नहीं मिलेंगे आपको, जबकि उनकी संख्या कितनी है? 19% है। नहीं, आपको क्यों लगता है कि जातियों की संख्या गिनकर लोगों को पदों पर बैठाना चाहिए? काबिलियत के हिसाब से लोग पदों पे आने चाहिए ना। इसलिए बिठाना चाहिए कि हमारा क्या होता है कि कुछ लोग जो पढ़े लिखे हैं, मान लीजिए अगर मैं पढ़ा लिखा हूँ, अगर मैं भोपाल में रह रहा हूँ तो मेरा बच्चा भोपाल में पढ़ रहा है वो और डीपीएस स्कूल में पढ़ रहा है मान लीजिए, तो उसको उसके संस्कार मिलेंगे, उसको जो वहाँ पे एजुकेशन दिया जा रहा है उसका एजुकेशन का लेवल एक अलग होगा। मध्य प्रदेश में जो सरकारी स्कूल है हमारे, वहाँ से अच्छे शिक्षकों की व्यवस्था नहीं है, तो हमारे एक गरीब का बच्चा है, किसी भी गरीब जातियाँ, पिछड़े वर्ग की, दलित वर्ग की, आदिवासी वर्ग में जातियाँ आती हैं जो वो हैं, तो अगर उनको बच्चा कहाँ पढ़ रहा है? सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है जहाँ आपके अच्छे शिक्षक की व्यवस्था नहीं है, तो उसका एजुकेशन का स्तर क्या होगा? और उसको बिठाला जाए कंपटीशन में, एक जो हमारा बच्चा भोपाल में पढ़ रहा है और एक गरीब का बच्चा हमारे का कहाँ पढ़ रहा है, एक सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है और दोनों को एक कंपटीशन में बैठाला जाता है, तो कोई मेल ही नहीं है ना। ठीक है, ये बात मान ली। आप कह रहे हैं कि परवरिश का जो अंतर होता है उससे कंपटीशन में प्रभाव आता है। ठीक है, एक बात ये आती है कि जो लोग रिजर्वेशन लेकर सक्षम हो चुके हैं वो तो कम से कम अपना रिजर्वेशन छोड़ दें, इस पर आप क्या कहते हैं? रिजर्व वो तो अपने आप सरकार का नियम है ना कि उन्होंने एक ग्रेड फिक्स किया। हाँ, क्रीमी लेयर के ऊपर चले, क्रीमी लेयर के ऊपर जाता है तो वो तो ऑटोमेटिक ही हो जाता है। नहीं, लेकिन क्रीमी लेयर के बावजूद भी रिजर्वेशन कोटा जो सरकारी नौकरियों में मिलता है वो तो मिलता ही है। कलेक्टर का बेटा, कलेक्टर अगर एससी कैटेगरी से आता है या ओबीसी कैटेगरी से आता है तो उसके बेटे को भी तो कोटे के लाभ से ही आईएएस के एग्जाम में फायदा मिलेगा। नहीं मिलता है,
क्रीमी लेयर में अगर आप आ गए हो, उससे ऊपर चले जाते हैं, अगर आप जो उसमें जो क्राइटेरिया फिक्स किया गया है तो उसे ओबीसी का लाभ नहीं मिलता। उस कलेक्टर में अगर जाएगा तो ओबीसी कोटे से बाहर हो जाता है वो। तमाम जो यूपीएससी और पीएससी की नौकरियां होती हैं, उसमें जो भर्तियां होती हैं वो तो रिजर्वेशन के आधार पर ही वो होती है। अगर उनकी सैलरी, एक मापदंड जो बनाया गया है उन्होंने कि अगर उसमें ग्रेड और सैलरी दोनों से बनाया गया है कि उनकी इस ग्रेड में अगर आपका वेतनमान है, आपकी अर्निंग इसके ऊपर है, तो आप इससे बाहर हो जाते हैं। सेम आपका उसका स्केल जो आपकी पोस्ट रहती है, ए कैटेगरी की है, बी कैटेगरी की है, सी कैटेगरी है, उसके ऊपर आप गजेटेड ऑफिसर हो जाते हैं तो आपका कोटा खत्म हो जाता है, फिर आपके बच्चे को उसका लाभ बिल्कुल नहीं मिलता है। ये नियम में है उसमें, तो अब वो तो ऑटोमेटिक छूट जाता है। चलिए ठीक है, अखिलेश यादव जी से आपकी बात होती है मध्य प्रदेश के बारे में, वो क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं कि मध्य प्रदेश बहुत अच्छा प्रदेश है, जो शांति का टापू है, यहाँ पे गरीब लोग हैं और यहाँ पे सरकारों ने उनका शोषण किया है। मैं खुल के बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे अभी तक 2 ही दलों की सरकारें रही हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। और मध्य प्रदेश का जो ज्योग्राफिकल एरिया है, आप देखेंगे हर तरीके से प्राकृतिक रूप से धनी प्रदेश है हमारा। एक तो मध्य भारत में आता है, सेंटर पॉइंट है, इंडिया का हर्ट कहा जाता है। उसके बाद आप देखेंगे तो प्राकृतिक रूप से जंगल वन देखेंगे तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, जो 21 साल से भारतीय जनता पार्टी काट काट के सब बेचती जा रही है। और जो मैगी यहाँ पे देखेंगे, हीरा है, पन्ना है, कुछ भी देखेंगे, बॉक्साइट से लेके कोयला है हमारे मध्य प्रदेश में, सब कुछ है हमारे मध्य प्रदेश में। नहीं, आप कह रहे हैं कि यहाँ भाजपा और कांग्रेस ने ही ज़्यादातर वक्त तक राज किया। हाँ, और वो जनता का शोषण कर रही है। ये कैसी जनता है जो 20 साल से एक ही पार्टी से शोषण करा रही है और जाग नहीं रही है? यहाँ तो 20 साल से भाजपा लगातार जीत रही है। यहाँ पे दूसरे दलों ने यहाँ पे कोशिश की, लेकिन लगातार कोशिश नहीं की ऑप्शन मिले। जहाँ अन्य किसी भी राज्य में आप जाएंगे, चाहे उत्तर प्रदेश में जाए, चाहे बिहार में जाए, चाहे आप महाराष्ट्र में जाएं, हर जगह जहाँ लोगों ने कोशिश की तीसरे दल को स्थापित करने के लिए, उमा जी को जब हटा दिया गया था, उमा जी ने नई पार्टी बनाई अपनी। नई पार्टी बनाने के बाद उमा जी ने शुरू किया था कि तीसरा दल यहाँ से स्थापित हो सके, लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में विलय कर दिया। समाजवादी पार्टी ने यहाँ पे 8 एमएलए आए, बसपा के भी एमएलए रह चुके हैं, गौड़ एक नई पार्टी बनी। उसके बाद में लोगों ने फोकस किया, जो यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं अगर देखेंगे तो यहाँ पे राजतंत्र जिसको बोलते हैं, महलों में, मठों में, वहाँ पे दोनों पार्टियां चलती हैं। जो दोनों पार्टियां चलती हैं ना, वहीं से संचालित होती हैं। तो जनता को भ्रमित किया जाता है, लगातार भ्रमित आप किया कह रहे हैं कि जाता है। जनता के पास अच्छा विकल्प नहीं था, विकल्प नहीं था, इसलिए ऐसा हुआ। आप कह रहे हैं कि बुरे और ज्यादा बुरे में से जनता ने कम बुरे को चुना है। कम बुरे को चुना, या जनता को जिसने बेवकूफ बनाया उसको चुना, उसको चुन लिया। हाँ। आपका इशारा कांग्रेस की तरफ है कि कांग्रेस ने एक ठीक विपक्षी दल की तरह काम नहीं किया, जबकि भारतीय जनता पार्टी से बेहतर जो काम अगर देखेंगे तो कांग्रेस ने किया। ठीक है, अभी कांग्रेस ने भी एक नए चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। जीतू पटवारी का काम कैसा लग रहा है आपको? वो कैसा काम कर रहे हैं? वो युवा लीडर हैं, लोगों को उम्मीद है, अभी जब काम करेंगे तो समझ में आएंगी चीज़ें। अभी अगर लोकसभा में तो परिणाम अच्छा नहीं रहा है, उन्हीं के नेतृत्व में हुआ था लोकसभा का चुनाव। पहले कांग्रेस की एक सीट फिर भी थी, इस समय तो वो भी नहीं रही है, लेकिन हाँ वो लगातार लगे हुए हैं। व्यक्तिगत बात होती है, अच्छे व्यक्ति हैं वो भी मध्य प्रदेश में कुछ अच्छा हो उसके बदलाव की कोशिश में है, लेकिन सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। वहाँ भी आप देखेंगे कि जो सीनियर लीडर हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की बात मैंने कही, वो यहाँ भी लागू हो रही है कि जो सीनियर लीडर है वहाँ पे, वो उनको काम करने की स्वतंत्रता उनको भी नहीं मिलती है वहाँ पे। जीतू पटवारी कौन कौन डिस्टर्ब करता है उनको? चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे कमलनाथ जी हो, जितने सीनियर लीडर हैं सब अपना, चाहे राहुल सिंह जी हो, सारे लोग दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। और अभी तो अफवाह ये है कि जीतू पटवारी और उमंग सिंघार के बीच भी मनमुटाव चल रहा है। वो आती रहती हैं बीच बीच में अफवाहें, वो कुछ भी स्टंट लेते हैं तो उसमें उनको दबा दिया जाता है। तो जब तक स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, और उसका कारण वही है, आपको हम बता रहे हैं कि कुछ विशेष लोग जो बड़े बड़े पदों पर रह चुके हैं, विशेष जातियों के लोग हैं, वो कभी भी नहीं चाहते कि मध्य प्रदेश में एक बदलाव आए, जहाँ का आदिवासी, आज तक किसी भी पार्टी का आप देखें, कांग्रेस की बहुत दिनों यहाँ पे सरकार रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 20 साल में कोई SC/ST का मुख्यमंत्री क्यों नहीं आज तक इन्होंने सोचा बना देना चाहिए यहाँ पे। दोनों की आबादी देख लीजिए हमारे मध्य प्रदेश में कितनी है, ठीक है ना। आज भी लोग क्या करते हैं कि लाते हैं, केवल अध्यक्ष बना देंगे ज़्यादा, वो भी बेवकूफ़ बनाने के लिए बनाते हैं। मैं वादा करता हूँ समाजवादी पार्टी की तरफ से, हमारी सरकार आएगी
तो हम उस दिशा में जरूर काम करेंगे कि SC और ST का मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का होना चाहिए। ये आप वादा कर रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल आश्वासन दे रहे हैं, वादा कर रहे हैं जनता से। सोशल मीडिया चलाते हैं आप? हाँ बिल्कुल। क्या देखना पसंद करते हैं सोशल मीडिया पर ज़्यादातर वक्त? हम उसमें ये देखते हैं कि मध्य प्रदेश में कहाँ किस गरीब के साथ, किस दलित के साथ, किस पिछड़े के साथ, किस आदिवासी के साथ जो घटनाएं हो रही हैं, किसी की कोई भी जाति का हो सकता है, जहाँ उसे न्याय नहीं मिल रहा है। मैं न्यूज़ों को सर्च ज़्यादा करता हूँ सोशल मीडिया में कि कोई वीडियो ऐसा मिल जाए जहाँ पे सरकार नहीं सुन रही है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं। अभी आप देखेंगे तो मुरैना की एक घटना थी। वहाँ पे एक दलित महिला के साथ बलात्कार किया जाता है, उसका घर जला दिया जाता है, लेकिन प्रशासन नहीं सुनता है। अभी जो रीवा वाली घटना, मैंने मऊगंज जिले की जो घटना थी, कि वहाँ घटना क्या हुई, जो प्रशासन पे हमला हुआ जिसमें एक SI शहीद हुआ है, आपको भी पता होगा। वहाँ घटना क्या थी आपको जानकारी में होगी, लेकिन फिर भी मैं एक बार उसको सभी को जनता को भी बताना चाहूँगा। बिल्कुल। कि एक आदिवासी परिवार का और वहाँ पे एक ब्राह्मण परिवार का झगड़ा होता है। आदिवासी के बेटे की हत्या कर दी जाती है, उसको एक्सीडेंट दिखाया जाता है। आदिवासी परिवार लगातार पुलिस के पास जाता है, न्याय की मांग करता है कि दोषियों को सजा दी जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। तो वो जो आदिवासी परिवार है वो जोश में आके जिस सामने वाले झगड़ा हुआ था उनके व्यक्ति को अपने घर में बंद करके उसकी पिटाई करता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। वो सूचना पुलिस को मिलती है, पुलिस वहाँ पहुँच जाती है। वो उसी हमले के दौरान जो घटना होती है, तो उसी टाइम पे पुलिस पे भी ये घटना हो जाती है। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। प्रशासन का दबाव उससे समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी का जंगल राज जो मध्य प्रदेश में चल रहा है, ये देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर वो वहीं पे आदिवासी की जो हत्या की गई थी उसको न्याय दिया जाता, अगर FIR दर्ज कर ली जाती, दोषियों को जेल भेज दिया जाता, तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। उसके बाद उसी जगह देखिए आप, प्रशासन ने उस गांव में कर्फ्यू लगा दिया। आज भी कर्फ्यू लगा हुआ है। प्रशासन का इतना व्यय होता है कि उसी गांव में जो आदिवासी परिवार के बगल में एक दलित परिवार रह रहा था, ठीक है ना, उस एक घर में 3 लाशें फांसी के फंदे पे लटकी हुई मिलती हैं। 3 सब मिलते हैं, आपने देखा होगा। एक पिता, 8 साल की बेटी और एक बेटा उससे छोटा, मतलब 11 साल की बेटी और 8 साल का बेटा, 3 एक ही परिवार के उसी गांव में मिलते हैं। पुलिस 24 घंटे वहाँ गश्त कर रही है। क्या कर रही है? वहाँ खाने को लोगों को घर से निकलने के लिए बाध्य किया जाता है। तो आप व्यवस्था ऐसी क्यों नहीं बनाते हैं? प्रशासन क्यों नहीं न्याय करता है जिसके साथ अन्याय हुआ है? तो ऐसी घटना ना हो। तो भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी सरकारें रही हो, उन्होंने उस दिशा में काम नहीं किया। जिसका शोषण हो रहा है, जो दबंग है मध्य प्रदेश में, उसकी सुनी जाती है। जैसे आप बुंदेलखंड में बहुत सारे लोग, आसपास देखेंगे बहुत सारे लोग हैं जो सत्ता में हैं। अभी देखेंगे तो आपके छतरपुर जिले में एक SI को जो अभी TI ने हत्या की कुछ दिन पहले, आत्महत्या जो की है, सुनने आत्महत्या नहीं वो हत्या है। वो उस पर प्रशासन के द्वारा सुनने में आ रहा है कि इतना दबाव बनाया गया है जिससे उसको आत्महत्या करनी पड़ी है। उसको एंगल दूसरा दिया गया। TI अरविंद कुजूर की बात कर रहे हैं? अरविंद कुजूर की बात कर रहे हैं। उसको दूसरा एंगल दिया गया। आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है इस मामले में? वो जो कुछ सूत्रों से जैसे आप जैसे जो लोग हैं, जो लास्ट कॉल थी वो किसकी थी? वो लास्ट कॉल किसी अधिकारी की थी। एंगल दूसरा दिया जा रहा है उसको। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। आप पिछले महीने ही देखेंगे मध्य प्रदेश में कम से कम 4 पुलिस वालों ने आत्महत्याएं की, इसी तरह की हत्याएं की। कारण क्या दिखते हैं इसके पीछे? इसके पीछे सरकार की नाकामी, प्रशासनिक व्यवस्था ठीक नहीं है, अधिकारी नेताओं के दबाव में काम कर रहे हैं। जो बड़े अधिकारी हैं वो छोटे वाले अधिकारी पे दबाव डालते हैं। जब उनका ज़मीर गंवाई नहीं देता है या उन्हें फंसा दिया जाता है किसी गलत मामले को लेके, तो लोग आत्महत्या करनी पड़ती है। आप देखेंगे कुछ दिन पहले ED ने छापेमारी की आसपास, भोपाल के पास लगा हुआ है, सीहोर जिले में एक दंपत्ति को इतना प्रताड़ित किया कि उसको आत्महत्या करनी पड़ी, दोनों पत्नी को। तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो राज चल रहा है वो ठीक नहीं है। तो इसलिए अगर राज ठीक चलेगा, प्रशासन की और जनता की दोनों की सुनी जाएगी, तो किसी को भी आत्महत्या करने के लिए विवश नहीं होना पड़ेगा। अच्छा, सोशल मीडिया पर आप कह रहे हैं कि आप न्यूज़ ज़्यादातर सर्च करते हैं ताकि राजनीति से जुड़ी गतिविधियां आपको पता चलती रहें और आपकी उपस्थिति और आपके बयानों के लिए आपको संदर्भ मिलते रहें। जी। सोशल मीडिया पर मीम्स और ट्रोलिंग भी चलती है।
अक्सर ये आरोप लगते हैं कि बीजेपी का जो आईटी सेल है वो मीम्स और ट्रोलिंग के मामले में माहिर है। आप देखते हैं कि समाजवादी पार्टी को लेकर किस तरह के मीम्स और ट्रोलिंग कैंपेन चलाए जाते हैं? बिल्कुल, जब आप कुछ सर्च करते हैं तो वो तो आ ही जाता है, बीच बीच में सारी चीज़ें आ जाती हैं। बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है, और किसी भी चीज़ को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने बदतमीज हैं कि किसी, आप सोचिए, दिल्ली के एक चुनी हुई मुख्यमंत्री एक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में क्या शब्द भाषा का इस्तेमाल करती हैं, तो ये इन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है इसी चीज़ के लिए। अगर देखा जाए तो एक तरह से ये समाज को भटकाने का, बयान को तोड़ मोड़ो के पेश करने का काम करते हैं। हमारे माननीय रामनिलाल चौमन जी ने संसद में जो बयान दिया, उनके बयान को पूरा नहीं सुना गया। उन्होंने कहा मुझे बात करने का मौका तो दीजिए, ठीक है ना। तो आज वो भारतीय जनता पार्टी जो योगी जी की सेना है, जो करड़ी सेना है ना, वो उनके संरक्षण में काम कर रही है। बार बार उनके घर पे हमला करती है जाके, और वो उनको सीधा सीधा कहा जाता है कि हमारे पूर्वजों पे हमला गलत बताया गया। अरे इतिहास को तो पढ़िए आप। क्या रामजी लाल सुमन का बयान एग्जैक्टली क्या था, क्या कहना चाहते थे वो? भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने ये कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं ये बार बार हुमायूं बाबर और कब्रों को खोदने लगते हैं। आपने देखा होगा संभल की एक घटना, एक निर्दोषों को, कितने लोगों को, 6-7 लोगों की गोली मार के पुलिस ने हत्या कर दी। कहा गया कि पत्थरबाजी कर रहे थे। नहीं, ये आरोप लगे कि उन्होंने राणा सांगा को लेकर आपत्तिजनक बात कही। ये शुरू कहाँ से हुई वही हम बता रहे हैं कि ये कब्रों को खोदने की बात करते हैं, बीच में औरंगजेब को लेके आते हैं, कहीं किसी को लेके आते हैं, जो इनके हिसाब से इन्हें लगता है कि समाज में दंगे भड़काए जाएं, जाति को जाति से लड़ाया जाए, तो ये ऐसी चीज़ों को लेके आ जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो मीम्स और जो चीज़ें बनाती है वो चीज़ों को लेके आ जाती है, या पत्रकार बंधुओं से ऐसे सवाल करा लेती है जो उनके दबाव में काम करते हैं कि सामने वाला जवाब तो देगा कुछ ना कुछ, तो जवाब देगा तो कुछ निकल के आएगा। तो इसी तरह महाराष्ट्र में हमारे पार्टी के विधायक अबू आजमी जी से पूछा गया, तो उन्होंने जो उनकी भावना होगी व्यक्त की, तो उसको लेके डेली कुछ ना कुछ चल रहा था। तो संसद में जब माननीय रामनिलाल चौमन जी सांसद जी बोलने को खड़े हुए, जो अपनी बात को रख रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ट्रोल कर रहे थे उनको भी वहाँ पे बैठे बैठे। तो उन्होंने कहा कि आप जो बात करते हैं, तो आप जो बाबर को जो बुलाया था, किसने बुलाया था? राणा सांगा ने पत्र लिख के बुलाया था, वो बात कहना चाह रहे थे। तो उसमें वाद विवाद बढ़ा, जो उनके मुंह से जो भी शब्द जो निकले हैं, तो उस बात को लेके भारतीय जनता पार्टी अपनी जो ट्रोल टीम के जरिए ट्रोल करके, प्लस प्रशासन के संरक्षण में करड़ी सेना को आगे करके ये जातियों को मारने का काम कर रही है। ठीक है, अब रैपिड फायर में 2-3 आरोप जो सपा पर लगते हैं वो भी पूछ लेते हैं। एक तो ये कि समाजवादी पार्टी पर अक्सर ये आरोप लगता है कि ये यादवों की पार्टी है, यादवों को ही पद देते हैं, यादवों को ही लाभ देते हैं। आप बताइए कि आपने मध्य प्रदेश में कितने यादव जिलाध्यक्ष बनाए हैं? जैसे आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो यादव वर्ग से आते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। हम जिस जिले में बैठे हैं उस जिले के जिलाध्यक्ष को भी आपने यादव वर्ग से ले लिया। तो ये आरोप सपा पर जो लगता है ये काफी हद तक ठीक भी लगता है कि जो प्रतिनिधित्व ज्यादा दिया जाता है पार्टी में वो यादवों को दिया जाता है। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। ये समाजवादी पार्टी जो जातिगत जनगणना की बात करती है, सबको न्याय देने की बात करती है। ये जो आरोप हैं सरासर झूठे आरोप हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं। यहाँ प्रदेश अध्यक्ष मेरे से पहले रामायण सिंह पटेल जी थे, जिनके नेतृत्व में चुनाव हुआ था। मेरे से पहले रामायण सिंह पटेल जी थे। छतरपुर जिला क्योंकि यहाँ ज़्यादा दबाव वाला जिला है और यहाँ पे यूपी बॉर्डर से लगा हुआ है, तो अभी प्रशासन, जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ हैं, उनसे लड़ने के लिए मजबूत व्यक्ति चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ जो पार्टी का कार्यकर्ता होना चाहिए पुराना, जो पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। पार्टी जिलाध्यक्ष जैसा पद महत्वपूर्ण पद होता है, प्रदेश अध्यक्ष के बाद अगर कोई महत्वपूर्ण पद है तो जिलाध्यक्ष का पद में जिले में होता है। तो उसमें एक मजबूत व्यक्ति को, पार्टी के विचारधारा के व्यक्ति को, सीनियर व्यक्ति को दिया गया है, और वो जाति से नहीं, समाजवादी विचारधारा से है। इसके अलावा अगर आप जाएंगे, निवाड़ी जिले में हमने कुशवाहा को बनाया हुआ है, दतिया में पाल को बनाया हुआ है, भिंड जिले में जाएंगे दलित को बनाया हुआ है, ग्वालियर जिले में अगर आप जाएंगे तो वहाँ 2 बड़ा जिला है, ग्वालियर महानगर में आता है, तो हमने शहर अध्यक्ष वहाँ पे यादव को बनाया हुआ है,
और जिला अध्यक्ष जो बनाया है वो गुर्जर को बनाया हुआ है। मुरैना जिले में जाएंगे तो हमने वहाँ पे हमारे दलित व्यक्ति को बनाया हुआ है। इसी तरह आगे पन्ना जाएंगे, कटनी जाएंगे, कटनी में हमने मुस्लिम को बनाया हुआ है। तो हम सारे वर्गों को साथ में लेके चलने वाली पार्टी है। जो आरोप लगते हैं वो निराधार लगते हैं। अभी जो लोकसभा के टिकट बांटे गए, सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो टिकट होता है ना लोगों के लिए चुनाव लड़ने के लिए, वो भी उत्तर प्रदेश में। तो देख केवल 5 लोगों को चुनाव लड़ाया गया वहाँ पे, यादवों को। मुस्लिमों की भी वो लोग बात करते हैं तो वहाँ 4 मुस्लिमों को टिकट दिए गए। बाकी अगर देखा जाए तो वहाँ कुर्मी जाति को, कुशवा जाति को, सभी को जो। और एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको बताना चाहूँगा मैं, और मध्य प्रदेश की जनता को भी बताना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी केवल रिजर्वेशन वहीं नहीं देना चाहती जहाँ रिजर्व सीट है दलितों को और आदिवासियों को, वो जनरल सीट पे भी लड़ा सकती है। हमने अयोध्या सीट से, एक सामान्य सीट थी अयोध्या की लोकसभा की, वहाँ पे हमने एक दलित चेहरे को उतारा। आदरणीय माननीय सांसद हमारे अयोध्या प्रसाद जी, अवधेश प्रसाद जी जो अयोध्या से सांसद बने हैं, मेरठ में हमने सामान्य सीट पे दलित चेहरे को उतारा। इसी तरह मध्य प्रदेश में भी आने वाले चुनाव में जरूरी नहीं है कि जहां आपकी रिजर्व सीट है वहीं से आपको लड़ाया जाएगा। अगर आपकी भागीदारी है वहाँ पे, अगर आप चुनाव जीत सकते हैं सामान्य सीट से, तो वहाँ से भी समाजवादी पार्टी मौका देगी आपको। ठीक है, एक आरोप और फिर आने वाले चुनाव की बात करेंगे। मुस्लिम परस्ती के आरोप लगते हैं समाजवादी पार्टी पर कि उत्तर प्रदेश में जब सरकार रही सपा की तो वो एमवाई फॉर्मूले के साथ रही। मुस्लिम यादव जब एक कॉम्बिनेशन में इकट्ठा होते हैं तो सरकार बनवा देते हैं। तो वो जो एक कॉम्बिनेशन का लाभ है वो पूरे देश में उस लाभ को लेने के चक्कर में सपा मुस्लिम परस्ती बहुत करती है, ये आरोप भाजपा लगाती है। समाजवादी पार्टी हर वर्ग को लेके चलती है, ये सरासर झूठे आरोप हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, चाहे महिला की बात हो चाहे किसी समाज की बात हो, अभी आप जो उपचुनाव हुआ इसमें भी उन्होंने आधी से ज़्यादा महिलाओं को आरक्षण दिया है। भारतीय जनता पार्टी केवल बात करती है कि महिलाओं को आरक्षण देते हैं, लेकिन वहाँ दिया उन्होंने। आपको बताया ना लोकसभा में 80 सीटें हैं। अगर हम पक्षपात करते तो मुस्लिम भाइयों को हम क्यों 4-5 टिकट देते हैं, आप बताइए। भाजपा तो इतने भी नहीं देती है। भाजपा तो सिर्फ आपको बताया ना कि वो फूट डालने की राजनीति करती है। वो लोगों को शो करना चाहती है कि मुस्लिम ऐसे हैं, मुस्लिम हम इनको पसंद नहीं करते हैं। तो एक आप देश के प्रधानमंत्री हो या प्रदेश के कोई मुख्यमंत्री होता है, आप सारी जनता के लिए बराबर होते हैं, फिर वो पार्टी से ऊपर हट के पद हो जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा फूट डालने की राजनीति करती है। वो जाति में जाति को बांटना चाहती है, धर्म में धर्म को बांटना चाहती है। अभी देखिए आदिवासियों को बेदखल किया जा रहा है, ठीक है ना। अभी जो नियम आया ना वक्फ बोर्ड वाला, इन्होंने जो लागू किया है, अब ये क्रिश्चियन पे भी आने वाला है। आगे आने वाले समय में जो आदिवासी हमारे जंगलों में रह रहे हैं, जहाँ वनों में रह रहे हैं बेचारे, उनकी ज़मीनें भी छीनने वाली है भारतीय जनता पार्टी, और सिर्फ उद्योगपतियों को देने का काम करती है। और उद्योगपतियों के लिए भारतीय जनता पार्टी काम करती रहे, इसीलिए वो ऐसे आरोप लगाती है। आप देखें ना कहाँ मुस्लिमों के साथ समाजवादी पार्टी ने ऐसा किया। वक्फ संशोधन बिल जो आया है इसमें क्या दिक्कत समाजवादी पार्टी को दिखती है? भाजपा कह रही है कि ऐसे में मॉनिटरिंग निगरानी बढ़ जाएगी और उस संस्थान के पास जो ज़मीनें मौजूद हैं उसका सदुपयोग मुस्लिम परिवारों के लिए ही होगा। तो इसमें क्या आपत्ति है आपको? इसमें जैसा अभी तक हुआ है कि रेलवे की ज़मीनों को बेच दिया, भेल बेच दिया, गेल बेच दिया, जो भारतीय जनता पार्टी सरकारी ज़मीनों को बेचती जा रही है। आप मध्य प्रदेश में ही ले लीजिए कि यहाँ की सरकार जो हर महीने कर्ज ले रही है, तो यहाँ की ज़मीनों को गिरवी रख रही है, कर क्या रही है? तो ये सरकार सिर्फ ज़मीनों को गिरवी रखने का काम करेगी, उनको बेचने का काम करेगी, ये आपत्ति है। और जो समुदाय एक के लिए क्यों किया गया है, आप देखेंगे तो क्या मंदिर नहीं बने हुए पूरे देश में? कहीं भी आप जंगलों में देखेंगे सब जगह बने हुए हैं, मस्जिदें अपनी जगह बनी हुई हैं। तो वो सबके पास ज़मीन है और सबकी रहनी चाहिए। एक आस्था का केंद्र है सबका, उस आस्था के केंद्र में सरकार का इंटरफेयर उतना नहीं होना चाहिए। जिसका जो आस्था का केंद्र है बना रहना चाहिए, और प्लस जो पुराना नियम बना हुआ, आज का तो नियम है नहीं वो। तो आपको क्या लग रहा है कि ये मस्जिदें, इबादत गाहें छीनी जाएंगी और उद्योगपतियों को दे दी जाएंगी ये ज़मीनें? उनकी जो ज़मीनें हैं जहाँ वो उद्योगपतियों को दी जाएंगी आने वाले समय में, आप देख लें। ये डर है। हाँ, एक समाजवादी पार्टी के नेता के तौर पर और एक यादव के तौर पर दो अलग अलग भूमिकाओं में दो सवाल आपसे पूछेंगे। एक, कृष्ण जन्मभूमि को लेकर अक्सर समाजवादी पार्टी का एक स्पष्ट बयान नहीं आता है, जबकि बीजेपी या उसकी जो मातृ संस्था है आरएसएस,
ये गाहे बगाहे खुलकर कहते हैं कि कृष्ण जन्मभूमि भी हम बनाएंगे जिस तरह से राम जन्मभूमि बनाई। एक यादव नेता के तौर पर आपका क्या स्टेटमेंट है कृष्ण जन्मभूमि को लेकर, और एक सपा नेता के तौर पर क्या स्टेटमेंट है? दोनों स्टेटमेंट हमारे एक जैसे हैं जी। क्या है, जिसकी जन्मभूमि है, जन्मभूमि हमारी है, हम बनाए ना, किसने मना किया है? जो जन्मभूमि है हम लोग उसके साथ में हैं भाई। जिसकी जो आस्था का विषय है, जहाँ मस्जिद बनी हुई है मस्जिद बननी चाहिए, जहाँ मंदिर बना हुआ है वहाँ मंदिर। किसी का घर तोड़ के अगर दूसरा घर बनाते हैं, भगवान भी अलाउ नहीं करता। नहीं, विवाद तो यही है, कहा यह जाता है कि भगवान कृष्ण का जन्म जहां पर हुआ उस हिस्से पर तो मस्जिद बनी हुई है और वो अवैध निर्माण है। ये किसी ने नहीं देखा है, सब लोग अंदाजा लगाते हैं। जिसका फैसला पहले हो चुका है जिन चीज़ों का, भाई अभी कोर्ट ने फैसला दिया, हमने उसका स्वागत किया ना। समाजवादी पार्टी ने अगर राम मंदिर बनने में कहीं विरोध किया हो तो आप बताइए। तो जो कोर्ट का फैसला आएगा हम लोग उसके साथ हैं। आपका कहना यह है कि ये जोर जबरदस्ती से ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। कानूनी रास्ते से अगर हो रहा है तो उसमें कोई दिक्कत भी कोई नहीं। दिक्कत नहीं है। आप वहाँ नहीं, जहाँ जहाँ कहीं पे अगर विवाद की स्थिति है, और हमेशा जब विवाद होते हैं तो हम लोग कोर्ट क्यों बनाए गए हैं? इसी के लिए बनाए गए हैं। जोर जबरदस्ती से कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ में जो भारतीय जनता पार्टी, आपने कहा कि स्पष्ट उनका एक सोच उनकी ये रहती है, तो वो स्पष्ट सिर्फ वोट के लिए है उनकी सोच। वो सिर्फ मंदिरों के नाम पे राजनीति करना चाहते हैं, अपने वोट बैंक को लेना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट को बैंक को लेना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी किसी धर्म के नाम पे, किसी ईस्ट के नाम पे, भगवान के नाम पे केवल वोट की राजनीति नहीं करना चाहती। वो सिर्फ राजनीति करना चाहती है जनता की सेवा के लिए, विकास के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए राजनीति करना चाहती है। जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में उसको प्रैक्टिकली जमीन पे उतार के बताया है, उदाहरण पेश किया है कि चाहे 10-90 जैसी महिला सुरक्षा योजना हो, देश में सबसे पहले उन्होंने दी। बच्चों के लिए लैपटॉप सबसे पहले उन्होंने दिए, आप देखेंगे। उन्होंने मेडिकल कॉलेज कितने बनाए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, आप तो उठा के देख लीजिए कितने उसके बाद मेडिकल कॉलेज बना दिया उन्होंने। किसानों के लिए हाईटेक मंडियाँ बनाई, एक्सप्रेस वे के किनारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, आज तक अधूरी पड़ी हुई हैं। तो हम लोग सिर्फ कुछ सुधार के लिए, जनता को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी सुख सुविधाओं के लिए, रोजगार के लिए राजनीति करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ उद्योगपतियों के लिए अपनी राजनीति करती है, सिर्फ पदों पर रहने के लिए राजनीति करती है। हम लोग धर्म की राजनीति इसलिए नहीं करना चाहते। एक बयान पिछले दिनों आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आया, अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी गौशालाएं बना रही है और हमने इत्र की फैक्ट्रियां बनाई, और गौशालाएं के साथ उन्होंने ये भी कहा कि वहां से दुर्गंध आती है। एक यादव नेता को गौशाला से दुर्गंध आ सकती है क्या? उन्होंने ये कहा ही नहीं है। क्या बयान था वो? उनका बयान ये क्योंकि इस बयान को लेकर उन्हें एज ए यादव बहुत ट्रोल किया गया। हाँ, वो जो है ना, वो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा था कि जो ट्रोल मीडिया है, उनका ट्रोल सेशन है, वो सिर्फ बयान को तोड़ मोड़ के पेश करता है। क्या बयान था वो? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था, और उन जो के कहने का आशय भी पूरा यही था कि जो गौशालाएं बन रही हैं वहाँ पर कितनी गायें मरती हैं, उनके खाने की व्यवस्था नहीं है, पीने की व्यवस्था नहीं है, उनकी दुर्गंध जो मर जाती है और बदबू आती है, उनकी दुर्गंध आती है, उसको भी भारतीय जनता पार्टी नहीं साफ कर पा रही है। हमने इत्र, जो कन्नौज क्या है आप देखेंगे, जो कन्नौज में थे उस टाइम पे, कन्नौज विश्व में कन्नौज का इत्र जाता है, तो सुगंध है, तो उन्होंने वहाँ सुगंध की इंडस्ट्री लगाई है। गौशाला समाजवादी सरकार में भी बनी है। आप मध्य प्रदेश की ही बात कर लें, यहाँ पे तो कांग्रेस सरकार आई थी, उन्होंने भी गौशालाएं बनाई थी। अभी भारतीय जनता पार्टी भी गौशालाएं बना रही है। लेकिन गौशालाओं की स्थिति क्या है आप अगर देखेंगे, उज्जैन जहाँ से मुख्यमंत्री जी आते हैं, उस गौशाला से 1200 गाय गायब हैं। उज्जैन की गौशाला की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ दिन पहले आया था, और कितनी गौशालाओं की फोटो देखे होंगे जहाँ एक साथ 200-300 गाय मृत पाई जाती हैं। उनकी ना कोई खाने की व्यवस्था करता है, ना इलाज की व्यवस्था होती है। ये लोग गौशालाओं के नाम पे, आप देखेंगे सबसे ज़्यादा बीफ का धंधा जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा गौशालाओं के नाम पे फंड आता है, वो चोरी कर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता। जो हमारी गौ माता, हमारी तो, हम तो उस कुल से आते हैं, गाय को मानने वाले लोग हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के घर में खुद गाय हैं, गांव में भी गाय हैं, और जहाँ सैफ ही रहते हैं उस आवास में गाय हैं उनके पास में।
हम लोग तो गाय को मानने वाले लोग हैं। उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा है कि गाय से दुर्गंध आती है, गौशाला से आती है। उन्होंने कहा कि उसकी व्यवस्थाएं ठीक होनी चाहिए, जहाँ उससे दुर्गंध जो आ रही है वो ना आए। उनका कहने का आशय ये था। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जो तोड़ मरोड़ के पेश करती है हर चीज़ को, वो इनका चाल और चरित्र है। दूसरे को गॉडसे की बात करती है भारतीय जनता पार्टी। उनकी सांसद प्रज्ञा ठाकुर बड़े संसद में गॉडसे की तारीफ करती हैं, उनको देशभक्त बताती हैं। क्या किया उन्होंने प्रज्ञा ठाकुर पर? कभी कार्रवाई की क्या? तो सिर्फ ये अपने हिसाब से परसेप्शन को सेट करते हैं, क्योंकि उनकी अव्यवस्था है, उनको छुपाने के लिए दूसरे को दोषी ठहराते हैं। ठीक है। डिंपल यादव को लेकर उत्तर प्रदेश में अक्सर एक बड़ा राजनीतिक चेहरे के तौर पर उन्हें देखा जाता है। क्या मध्य प्रदेश में भी डिंपल यादव को इस चुनाव में लाया जा सकता है, उपयोग किया जा सकता है? बिल्कुल, उनकी जो सभाएं रहेंगी चुनाव में उनको बुलाया जाएगा। पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, सांसद हैं, और महिलाएं 50% महिलाओं की जो आबादी है उसका प्रतिनिधित्व करती हैं वो। और जनता, महिलाएं हमारी बहुत पसंद करती हैं उन्हें। और एक अच्छी सोच की, पढ़ी लिखी, आप देखेंगे महिला हैं वो, हमारी पार्टी की बहुत बड़ी लीडर हैं। संसद में भी जब महिलाओं पर उत्पीड़न होता है उसकी बात को स्पष्टता के साथ उठाती हैं वो, और हमेशा गरीबों के बीच में भी जाती हैं। जो उनका संसदीय क्षेत्र हो या कहीं भी उन्हें जाने का मौका मिले वो जाती हैं। और जहां उन्हें लगता है, मैंने व्यक्तिगत में आपको बता रहा हूं कि एक महिला के रूप में वो देवी के रूप में है, कि वो उन्हें गरीबों की चिंता बहुत रहती है, हमेशा सोचती हैं उनके बारे में कि गरीब महिलाएं बेचारी ऐसे रहती हैं, उनके जीवन यापन का जो स्तर बढ़ना चाहिए, उनको शिक्षा मिलनी चाहिए, सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे वही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है। आगामी चुनाव की बात करते हैं। डॉक्टर मनोज यादव आगामी चुनाव में खुद को कहाँ देख रहे हैं? आप कहाँ से इलेक्शन लड़ सकते हैं? क्या तैयारी है आपकी? जो पार्टी का निर्देश होगा, मैं पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूँ, और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश होता है मैं उसका पालन करता हूँ। ये बड़ी फॉर्मल लाइन है। फॉर्मल नहीं, मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ। आप एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। बिजावर में मेरा टिकट हुआ था विधानसभा का, उन्होंने बदल के दूसरे प्रत्याशी को लेके आए। पार्टी हित में अगर कोई निर्णय उन्होंने लिया, मैंने स्वीकार किया। लोकसभा टिकट हुआ था खजुराहो से ही, उसके बाद में उन्होंने कहा कि कांग्रेस वालों ने फोन किए कि नहीं, हम दीपक जी को चाहते हैं। अलायंस में था क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लगा कि अगर कांग्रेस कह रही है बेहतर हो सकता है, तो मैंने हमेशा त्याग की भावना को रखा है। तो दो बार आपका टिकट काटा गया? टिकट काटा गया। उसके बाद भी मैंने कभी कोई पार्टी के खिलाफ या कोई भी चीज़ नहीं है, क्योंकि मेरी निष्ठा है समाजवादी में, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी में निष्ठा है। तो जो पार्टी का निर्देश होगा उसके लिए पालन करूंगा, जो कुर्बानी देनी होगी वो दूंगा। उनका आदेश निर्देश होगा कि चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़ूंगा, उनका रहेगा संगठन में ही काम करना है तो संगठन में काम करूंगा। मेरी कोई बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं है। मेरा है कि पार्टी के लिए काम करना है, जनता की सेवा करनी है, शुरू से ही मकसद बनाया हुआ है। जब मैं आपको बताया ना कि 2 स्टेट थे मेरे पास, अगर मैं वहीं, तो बढ़िया नौकरी थी, आने जाने से लेके फ्लाइट से लेकर सब कुछ सुख सुविधाएं थी। एक फॉरेन की कंपनी थी, उसमें मेरी 4 लाख रुपए महीने की सैलरी थी, ठीक है ना। तो उसको छोड़ने के बाद अगर सेवा के लिए आए तो सेवा की तरह भाव अपना होना चाहिए हमेशा। तो और मध्य प्रदेश में इतना जरूर भरोसा दिलाता हूँ, और मैं जनता से वादा भी करता हूँ, उनकी हर आवाज़ को उठाऊंगा, चाहे किसी भारतीय जनता पार्टी के घोटाले हों, चाहे किसी के साथ अन्याय की आवाज़ हो। मैं कुछ दिन पहले कटनी में एक आदिवासी की हत्या कर दी गई भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा। 1 महीने तक कोई FIR नहीं लिखी गई, संदिग्ध में दिखा दिया गया, एक्सीडेंट से मारा गया है। मेरे पास मुद्दा आया कि ऐसा ऐसा हुआ है वहाँ पे, हम लोग गए वहाँ पे जाके, पीड़ित परिवार से मिले, आदिवासी परिवार था, वहीं से SP को फ़ोन लगाया, बात की, SP ऑफिस में जाके मिले, कहा कि आप एविडेंस मिले हैं, बोले मेरी जानकारी में नहीं था। तो हमने कहा आप SP हैं जिले के, आपका TI अगर इतनी गड़बड़ी कर रहा है एक हत्या जैसे मामले में, अगर वो कहता है कि एक्सीडेंट है, क्या कुछ लेन देन होके हो रहा है, किसी के दबाव में हो रहा है, कुछ तो हुआ होगा भाई, जो उसको परिवार को FIR दर्ज नहीं की गई। SP अभिजीत रंजन SP जो कटनी थे, उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं अध्यक्ष जी 1 महीने के अंदर 25 दिन के अंदर जांच करूंगा। हमने 1 महीना देते हैं, किसी निर्दोष को मत फंसाना, जो असली हत्यारे हैं उनको पकड़ना। तो उन्होंने 2 महीने लिए जांच में, लेकिन जो दोषी थे उनको अंदर भेजा, तो वो उनकी आवाज़ उठाई। इसी तरह कहीं भी कोई आवाज़ उठी है, समाजवादी पार्टी आवाज़ उठाती है, और मैं उठाऊंगा हमेशा। और आने वाले समय में 28 में मध्य प्रदेश में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी
का यहाँ फोकस है मध्य प्रदेश को लेके, और मैं जो काम कर रहा हूँ फोकस कर रहा हूँ, समाजवादी पार्टी की सरकार होगी मध्य प्रदेश में। ठीक है, हमारी शुभकामनाएं हैं। आखिरी सवाल, एक बच्चा आपके इलेक्शन कैंपेन में नजर आता है, नवरत्न शायद नाम है उसका, कहाँ का वो बच्चा है? नवरत्न को किस तरह समाजवादी पार्टी इस्तेमाल करती है? हालांकि उसके इस्तेमाल पर भी कई बार सवाल उठते हैं कि इतने छोटे से बच्चे को आपने चुनाव प्रचार का साधन बना लिया है। सवाल इस पर भी उठते हैं, कई बार उसको ट्रोल कर देते हैं लोग कि वो स्कूल नहीं जाता है। कौन है वो, उसके बारे में थोड़ा बताइए। नवरत्न जो है वो एक बहुत ही गरीब परिवार का बच्चा है, जो बीपीएल कार्ड वाले हमारे जो गरीब लोग होते हैं उस परिवार से आता है। उसमें उसकी नेताजी के प्रति आस्था थी। जब नेताजी बीमार पड़े उसने सुना, तो वो बहुत छोटा बच्चा, पढ़ा लिखा भी नहीं है, स्कूल नहीं जाता था, और वो ट्रेन में बैठ के नेताजी से मिलने के लिए चल दिया। वो कहाँ? लखनऊ? लखनऊ के लिए, वो सैफई के लिए बैठा। अच्छा। हाँ, उन्होंने बीमारी की बात सुनी, उसने बच्चा क्या जाने, घर से परिवार को बिना बताए वो ट्रेन में बैठ के चल दिया। उसको बीच में कानपुर वगैरह में कहीं पुलिस जो आरपीएफ वाले या टीटी ने पकड़ लिया उसे, तो पूछा कहाँ कैसे जा रहे हो, तो उसने बताया। तो वो किसी आपके मीडिया भाई के माध्यम से वो चीज़ वायरल हो गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पता चला इस बात के लिए, नेताजी उस टाइम एक्सपायर भी हो चुके थे। तो उन्होंने उस बच्चे को अपनी गाड़ी बेच के उसके बुलवाया, उस बच्चे को, और नेताजी के प्रति उसकी आस्था थी। वो एक गरीब परिवार का बच्चा था, तो उन्होंने उस बच्चे को कहा कि बेटा आपकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा मैं उठाऊंगा, सारी चीज़ें मैं करूंगा। उस दिन से उसको एक बेटे की तरह रखते हैं परिवार में, हमेशा सारे पूरे परिवार में फैमिलियर रहता है वो। और उन्होंने उसका एडमिशन भी कराया हुआ है, उसको पढ़ा रहे हैं। वो पढ़ने जाता है? वो वो बीच बीच में उसका मन कम लगता है पढ़ाई में, क्योंकि वो राजनीति का उसे शौक था शुरू से, जो नेताजी के प्रति आकर्षण था। और वो डांटते भी हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसे पढ़ाई के लिए कि बेटा पढ़ो, राजनीति के लिए अभी उम्र नहीं है तुम्हारी। और इलेक्शन कैंपेन में वो आप लोगों के साथ रहता है? इलेक्शन कैंपेन में वो मर्जी से आ जाता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कोई निर्देश नहीं देते उसको। हाँ। उसका शौक है जो, तो आप देखेंगे आज भी उसकी बहन की शादी है, तो वो मुझे कार्ड देने आया था, अभी था यहाँ छतरपुर में ही था, आज ही वो कार्ड देके गया अपनी बहन की शादी का। कहाँ का रहने वाला है वो? वो गोरखपुर के पास जगह है। अच्छा। वहाँ का रहने वाला है, और वो सैफई में उसका एडमिशन कराया हुआ है। पहले लखनऊ कराया था, उसका मन नहीं लगा, बोले सैफई करा देते हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसको बहुत फोकस कर रहे हैं कि उसको पढ़ाया जाए। अच्छा, जब उसको इलेक्शन कैंपेन में आप लोग ले जाते हैं तो उसको पैसा देते हैं कुछ काम करने का? इसका नहीं, वो कोई पैसा नहीं लेता है। अच्छा। हाँ, वो कोई पैसा नहीं लेता है। जो आता है वो हम रुकता है तो खाना पीना है, जो खाने का है वो खाता है, बाकी वो खुद से आता है। और जो प्रचारक के लिए हम लोग खुद भी, वो बच्चा है तो हम लोग नहीं उसको प्रचार के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं वो पढ़ाई करे। अभी राष्ट्रीय जी का ही फोकस वही है, और उसको स्ट्रिक्टली मना किया गया है। तो इसलिए आप बहुत दिनों से देखेंगे तो किसी बड़े चैनल पे या मीडिया में नहीं दिखता है। कोई उसके पास लोग पहुंच जाते हैं, ढूंढते तब बोल देता है। हॉस्टल में आज भी पहुंच जाते हैं, आप सोचेंगे। अभी वो कार्ड देने आया था, हमारे साथ आया, तब भी इंटरव्यू हुआ उसका, तो उसका मीडिया वाले इंटरव्यू लेने लगे उसका। तो वो अपने आप लोग उसके पास पहुंच जाते हैं। वो सोशल मीडिया पे थोड़ा ट्रेंड करता है इसलिए। हाँ, ट्रेंड करता है, रीजन जो भी है, लेकिन हम लोग चाहते हैं वो पढ़े, और वो अभी पढ़ भी रहा है, तो कुछ चीजें सीख भी गया है वो। चलिए, अच्छा है वो पढ़े और समाजवादी पार्टी के लिए एक पढ़ा लिखा नेता बनकर भविष्य में काम आए, ये हम उम्मीद करते हैं। इस इंटरव्यू में अध्यक्ष जी इतना ही। हमारे साथ मध्य प्रदेश समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव थे। खुलकर बात की हमने उनसे पेप्टिक पॉडकास्ट पर, और ये पूरा इंटरव्यू आपको अच्छा लगेगा। इस पूरे इंटरव्यू पर आपकी प्रतिक्रिया का भी हमें इंतजार रहेगा, जो कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मैं पेप्टिक पॉडकास्ट के लिए और पूरे चैनल के लिए शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि आपने कम समय में बहुत तरक्की की है, जनता की आवाज़ को उठाया है, जनता की आवाज़ बने हैं आप, और इसी तरह ऊंचाइयों को छुएं और पूरे देश में आपकी जनता की आवाज़ को उठाते रहें, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों को भी। लगातार पेप्टिक पॉडकास्ट पर बने रहिए, जहां हम विभिन्न क्षेत्रों की शख्सियतों से आपको मिलवाते रहेंगे। नमस्कार।